बीएससी फर्स्ट ईयर किया, तो उस समय ज़्यादा पढ़ नहीं सका, कॉलेज भी गया नहीं, तो उस साल असफल हो गया। तो उसके बाद बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे। खाते क्या हो? मतलब जो एग्जाम दिया वो सारे क्लियर कर लिए। ऐसा कोई एग्जाम है जो क्लियर नहीं हुआ? मैंने अभी तक केवल 3 एग्ज़ाम की तैयारी की है, रीट की, सेकंड ग्रेड और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की। इस तीनों के साथ सारे निकलते हाँ, गए। इन तीनों के साथ 5-6 एक्स्ट्रा और हो गए। हाँ। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, जी। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो टाइम होता है, उसको हैंडल कैसे करना है प्रेशर को, वो उनको पता नहीं चलता है। केवल रट के जाते हैं, एग्ज़ाम पता नहीं चलता, प्रश्न अटेंड कैसे करना है, हल कैसे करना है। वो 3 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम हॉल वाले। किताबें होती है, वो अखबार की तरह छापी हुई होती है, जी। तो सारी तो याद होती नहीं है। तो इसमें कौन-सी चीज़ छोड़नी है, कौन-सी चीज़ ज़्यादा याद करनी है, किस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है और नगेंद्र है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छी तरह से पढ़ें, उनको पढ़कर खुद के नोट्स बनाएं। एक किसान परिवार से आने वाले इस होनहार ने ढाणी में रहकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की, जहां हर दिन ढाणी से स्कूल तक करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इन्होंने पढ़ाई और सपनों को कभी थमने नहीं दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। 10 सरकारी परीक्षाओं में बैठे, उनमें से 9 में चयनित हो गए। इनकी 9वीं नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आई। इस एग्जाम में इन्होंने पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है रामचंद्र चारण। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। रामचंद्र, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप कॉलेज प्रोफेसर बन गए, हाँ, हिंदी के टॉपर है राजस्थान के। हाँ सर, बिल्कुल। हिंदी सब्जेक्ट लेने के पीछे कोई कारण था? वैसे मेरी स्कूलिंग साइंस मैथ से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पहला साल बीएससी फर्स्ट ईयर किया, तो उस समय ज़्यादा पढ़ नहीं सका, कॉलेज भी गया नहीं, तो उस साल असफल हो गया। तो उसके बाद बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे, क्योंकि उस समय स्कूलिंग में ठीक-ठाक था पढ़ाई में और किसी को विश्वास भी नहीं हुआ कि ये फेल भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने अपना जो सब्जेक्ट था वो चेंज कर लिया, फिर मैं आर्ट्स में आ गया। और वैसे हमारे समाज का हिंदी प्रिय विषय रहा ही है, तो मैंने हिंदी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। तो साइंस सब्जेक्ट आपको किसने दिलवाया? आपने लिया या घर वालों ने दिला दिया था? नहीं, घर में कोई पढ़ा लिखा हुआ है नहीं, तो मार्गदर्शन उस समय कोई था ही नहीं, तो खुद से ही ले लिया कि चलो पढ़ाई में ठीक है। और साथ वाले दोस्तों ने भी साइंस ली थी, तो उनके साथ-साथ मैंने भी ले लिया। मेन कारण था कि मार्गदर्शन नहीं था और इतना पता भी नहीं था आगे जाके करना क्या है, तो उस वजह से साइंस आ गया। अच्छा, एक बात और है, 10वीं में नंबर यदि ठीक है किसी बच्चे के, तो गांव में साइंस दिला देते हैं। हाँ, बिल्कुल यही है। 10वीं में नंबर कितने थे? 10वीं में 78% थे, तो खुद नहीं सोच लिया कि चलो ठीक है, हम तो होशियार हैं, साइंस ले लेते हैं बस। आपकी स्कूलिंग कहाँ, देशनोक में हुई पूरी? स्कूलिंग बिल्कुल देशनोक पूरी। 10वीं तक, और 11वीं 12वीं भी देशनोक में हुई। हाँ, 12वीं तक देशनोक में। और फिर बीएससी में एडमिशन कहाँ लिया? डूंगर कॉलेज बीकानेर। फर्स्ट ईयर में आते आते आप? हाँ, फर्स्ट ईयर में ही पहले साल ही भगवान ने मतलब सही राह दिखा दी हाँ। और उसी समय अक्ल आ गई कि सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने टाइम रहते सब्जेक्ट चेंज कर लिया। बीए में सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके? बीए में हिस्ट्री, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र। एमए आपने फिर हिंदी में की? हाँ, एमए फिर हिंदी में कर 10वीं कब हो गई थी आपकी, कौन से सन में हो गई? 10वीं हुई थी 2008 में। पहला कंपटीशन एग्जाम आपने कौन सा दिया? मेरा पहला कॉम्पिटिशन एग्जाम था रीट 2015। उसका रिजल्ट क्या रहा? उसमें रीट के बेस पर थर्ड ग्रेड भर्ती होती है, तो रीट में मेरे 130 नंबर थे, तो उसके आधार पर थर्ड ग्रेड भर्ती हुई। उस समय 100 सीटें थी राजस्थान में केवल, वो भी केवल बाड़मेर में, तो उसमें मेरा 10वां स्थान था पूरे राजस्थान में। आपका पहला एग्जाम था और पहले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो हाँ, गया। बिल्कुल। ज्वाइन किया आपने वो? नहीं, वो ज्वाइन नहीं की। आप कुल 9 नौकरियां हासिल कर चुके हो, हाँ, पहली आपने ज्वाइन नहीं की। हाँ, इसका रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, इससे पहले पटवारी का आ गया था। भर्ती वो लेट की थी, लेकिन रिजल्ट पहले उसका आया पटवारी का, तो मैंने पटवारी ज्वाइन कर ली थी उस समय। रीट के बाद में पटवारी दिया आपने? हाँ, लेकिन रिजल्ट पहले पटवारी का आया। रीट का बाद में आया? हाँ, पटवारी ज्वाइन कर ली थी हाँ, आपने? पटवारी बीकानेर मैंने ज्वाइन कर ली थी। दूसरा एग्जाम आपका पटवारी था? हाँ, दूसरा था। तीसरा? तीसरा ग्राम सेवक 2016। उसमें रिजल्ट क्या रहा? उसमें मैं सफल हो गया, राजस्थान में मेरी 12वीं रैंक थी और बीकानेर टॉपर था मैं। अच्छा, हाँ, ग्राम सेवक ज्वाइन किया आपने? हाँ, ग्राम सेवक ज्वाइन किया। पटवारी छोड़ी क्यों? पटवारी में ऐसा था कि उस समय बॉन्ड वाला सिस्टम था, हाँ। कि आप जब भी ये जॉब छोड़ोगे तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी जो भी पैसे आपने कमाए वापस भरने पड़ेंगे। तो सोचा अगर मान लो 6 महीने नौकरी करते हैं तो लास्ट में तो जाके भरना तो पड़ेगा ही,
तो इससे अच्छा पहले ही छोड़ देते हैं। तो मैंने पहले ही नौकरी छोड़ दी वो और ग्राम सेवक ज्वाइन कर ली। तो पहले ज्वाइन क्यों किया? आपको लगा नहीं कि ठीक है मैं तो नौकरी कोई दूसरी लग जाऊंगा? वो पहली जॉब थी, मैं बहुत असमंजस में था। फिर घर वालों ने भी कहा कि नौकरी पहली है, परिवार में कोई नौकरी लगा हुआ था नहीं। और नौकरी नौकरी होती है। नौकरी नौकरी होती है। हाँ। तो बाहरी दबाव के कारण, परिवार के दबाव के कारण मैंने ज्वाइन कर ली। मेरा मन तो बहुत ही कम था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने ज्वाइन कर ली। और ग्राम सेवक में बॉन्ड का सिस्टम है? ग्राम सेवक में बॉन्ड सिस्टम तो था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें सिस्टम था कि अगर आप अप जाते हो, कोई बड़ी नौकरी में जाते हो, तो आपको भरना कुछ पड़ेगा नहीं। अच्छा, इससे नीचे में जाओगे तो भरना पड़ेगा? हाँ, बराबर में नीचे में जाओगे तो भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ग्राम सेवक ज्वाइन कर ली। वो आपको अपने पर भरोसा था कि मैं ऊपर ही जाऊंगा? हाँ, उस समय सेकंड ग्रेड दिया हुआ था मेरे एग्जाम। सेकंड ग्रेड 2016 एग्जाम हो चुका था और नंबर मेरे अच्छे थे, तो मुझे पहले से विश्वास तो था ही। हम्म। तो मैंने ग्राम सेवक ज्वाइन की। थोड़े टाइम में उसका भी रिजल्ट आ गया, सेकंड ग्रेड का भी। उस समय राजस्थान टॉपर था। अच्छा, चौथी नौकरी राजस्थान टॉप, हाँ बिल्कुल। सेकंड ग्रेड। हम्म, फिर आपने ग्राम सेवक छोड़ दी, फिर मैंने ग्राम सेवक छोड़ दी। सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर ली। हम्म, पांचवी नौकरी आपकी आ गई फर्स्ट ग्रेड, या इसके हाँ, बीच में कुछ हो इसके रहा है? बीच में 2 थर्ड ग्रेड भी थी 2018। हाँ। उन दोनों में भी सिलेक्शन हो गया। सेकंड ग्रेड के साथ साथ ही थी, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं की। हालांकि घर के नजदीक ही थी तो अच्छा, मैंने। सेकंड ग्रेड के साथ साथ दोनों थर्ड ग्रेड आपने? हाँ, सामाजिक से और हिंदी से। हाँ, दोनों आपने एग्जाम दे दिए थे? हाँ, उस समय एग्जाम हो चुका था, दोनों के रिजल्ट भी आ गए। तीनों के रिजल्ट समानांतर ही आए थे। हिंदी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड हिंदी, थर्ड ग्रेड सामाजिक। तो मैंने सेकंड ग्रेड हिंदी वाला ज्वाइन कर लिया। तो आपको ओवरऑल टीचिंग में ही आना था? हाँ, थर्ड ग्रेड देने का मतलब यही है, कल को हाँ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो मैं थर्ड ग्रेड ज्वाइन हाँ, कर बस लूंगा। बस वही। मेन टारगेट टीचिंग का ही था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की थी। तो मेन उद्देश्य यही था कि टीचिंग लाइन में हमें जाना है। ग्राम सेवक नहीं रहना। हाँ। फिर फर्स्ट ग्रेड? हाँ, फिर फर्स्ट ग्रेड 2020 हम्म। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ परिस्थितियों के कारण मैंने वो ज्वाइन नहीं की और मैं उस समय सेकंड ग्रेड था ही। तो उसके बाद जब अगली नेक्स्ट 2022 वाली फर्स्ट ग्रेड आई, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और वो अभी मेरे ज्वाइन की हुई है। अच्छा, 2020 ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? उस समय कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी थी, मेरे पिताजी उस समय एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो परिवार के कारण, और मैंने सोचा कि जॉब तो लगे हुए हैं, तो परिवार को थोड़ा समय देते हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं की। सेकंड ग्रेड आप ऑलरेडी लगे हुए थे? हाँ, सेकंड ग्रेड में था, घर के नज़दीक ही था बामड़सर, तो ज़्यादा दूरी भी नहीं थी और परिवार को भी टाइम दे सकता था और उस समय परिवार को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर 2022 में आप फर्स्ट ग्रेड लगे? हाँ, फर्स्ट ग्रेड मैंने वापस दी, उसमें सिलेक्शन हो गया और अभी मेरे वो ज्वाइन की हुई है। उसमें रिजल्ट क्या रहा था आपका? उसमें भी कोई रैंक लगी आपके फर्स्ट ग्रेड में? हाँ, अभी जो फर्स्ट ग्रेड उसमें मेरी 24वीं रैंक थी। राजस्थान में 24 हाँ, में? राजस्थान में 24वीं। और अब असिस्टेंट प्रोफेसर में आप राजस्थान टॉपर हो। हाँ सर। खाते क्या हो? मतलब जो एग्जाम दिया वो सारे क्लियर कर लिए, ऐसा कोई एग्जाम है जो क्लियर नहीं हुआ? जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भरा हुआ था मेरे, लेकिन उस कारण मैं तैयारी कर नहीं पाया, तो उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ था। ये मैंने सेकंड टाइम दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का। हाँ। अपनी तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या बनाई, कैसे पढ़ा आपने कि आपने जो एग्जाम दिया सिलेक्शन होता गया आपका? उसमें सर मैंने सबसे पहले तो जो भी टारगेट निश्चित किया, उसमें मैं रणनीति अपनाता हूँ कि जितने उस एग्ज़ाम के आज तक पेपर हुए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उसके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, वो मैंने सारे पेपर इकट्ठे किए और उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया और देखा कि प्रश्न किस लेवल के आ रहे हैं, किस स्तर के आ रहे हैं, कितना गहरे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो उनको देखा और फिर जो आरपीएससी है, उनके आज तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, वो मैंने गहराई से अध्ययन किए। तो फिर मुझे एक आइडिया लग गया कि आपको इस तरह की तैयारी करनी है, इस गहराई से पढ़ना है। और फिर मैंने पढ़ाई का थोड़ा-सा यूनिक तरीका है कि सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। खुद के नोट्स खुद ही बनाता हूँ और फिर उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाकर मैंने हमेशा पढ़ाई की है। अच्छा, आप किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं हो अभी? नहीं, सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहता हूँ। हालाँकि व्हाट्सएप पे रहना पड़ता है क्योंकि मैं अभी जॉब में हूँ, तो वहाँ सारे ऑर्डर जो भी है सरकार के वहीं पर आते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ मैं। खुद के नोट्स आप खुद बनाते हो? हाँ सर। कोचिंग ली आपने कभी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की। पूरी सेल्फ स्टडी है? बिल्कुल पूरी सेल्फ स्टडी। एक भी एग्जाम में कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं सर। ये जो आपने कहा कि मैं आरपीएससी का पैटर्न देखता हूँ, आरपीएससी के पीछे के सारे पेपर देखता हूँ, हाँ। तो आपने ग्राम सेवक, पटवारी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में भी ऐसा ही किया? तैयारी मैंने रीट की थी, उसके बाद ग्राम सेवक पटवारी की मैंने वैसे तैयारी नहीं की स्पेशल। वो मैं रीट की तैयारी कर रहा था, तो सिलेबस लगभग सेम सा ही होता है। तो तैयारी तो उनकी की नहीं, लेकिन वो एग्ज़ाम आए, फॉर्म भर दिए और वो पेपर दे दिए, तो उस तैयारी अच्छी की हुई थी, तो उनमें सिलेक्शन हो गया। उनकी विशेष तैयारी मैंने की नहीं थी। मैंने अभी तक केवल 3 एग्ज़ाम की तैयारी की है, रीट की, सेकंड ग्रेड और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की। इस तीनों के साथ सारे निकलते हाँ, गए? इन तीनों के साथ 5-6 एक्स्ट्रा और हो गए। हाँ।
आपने कोई टाइम टेबल बनाया कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, कब हाँ, पढ़ना है, हाँ, ऐसा बिल्कुल कुछ? वो मेरा फिक्स रहता है। हुँ, जब मैंने टारगेट बना लिया तो उसी हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और समय सारणी निश्चित होती है कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है और इस तरीके से पढ़ना है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जैसे आप खुलकर बताओ ताकि बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता चले कि आप हाँ, कैसे बिल्कुल। पढ़ें। तो वैसे सर पहले अपने नोट्स बना लिए और फिर नोट्स बनाकर आप टाइम टेबल बनाते हैं। उसमें देखना है कि मुझे कम से कम इतना तो पढ़ना ही है हर हाल में। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ ज़्यादा पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके बाद मैंने निश्चित कर लिया कि 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उस 5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ ले सकूँ उसका। तो खुद के नोट्स होते हैं उसमें टाइम एक तो कम लगता है और एक आपको याद करने में भी आसानी रहती है, तो उसका फ़ायदा होता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मिलाता हूँ। जैसे एक टॉपिक कर लिया, उस टॉपिक पर कम से कम 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलाने हैं। तो उससे एक तो एग्ज़ाम हॉल में जो समस्या होती है बच्चों को, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, जी। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो टाइम होता है उसको हैंडल कैसे करना है प्रेशर को, वो उनको पता नहीं चलता है। केवल रट के जाते हैं, एग्ज़ाम पता नहीं चलता, प्रश्न अटेंड कैसे करना है, हल कैसे करना है। वो 3 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम हॉल वाले। तो उसकी भी पहले से तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मिलो, ताकि एक तो आइडिया आपको ये भी हो जाएगा कि आपको प्रश्न कैसे याद करना है, कौन-सी चीज़ छोड़नी है। किताबें होती है वो अखबार की तरह छापी हुई होती है, जी। तो सारी तो याद होती नहीं है। तो इसमें कौन-सी चीज़ छोड़नी है, कौन-सी चीज़ ज़्यादा याद करनी है, किस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलाओगे आपको पता चलता जाएगा कि ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ याद करनी है, इस पर ज़्यादा जोर देना है। आप जब जॉब नहीं लगे थे, तैयारी तो आप उस समय से कर रहे हो। हुँ। उस समय आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरी बीएड हुई थी 2015 में जी। और बीएड होते ही तुरंत रीट 2015 भर्ती आ गई। तो उस समय मैं बेरोज़गार था ही, 24 घंटे मेरे पास थे। तो उस समय मैं 7-8 घंटे औसतन शुद्ध पढ़ाई करता था। शुद्ध पढ़ाई का मतलब मेरा है कि जैसे एक तो नोट्स बनाते हैं, रिटन वर्क, वो पढ़ाई में नहीं ले रहा हूँ मैं। उसके बाद जो याद करने का टाइम है 6-7 घंटे, उसको मैं शुद्ध पढ़ाई मान रहा हूँ। तो 6-7 घंटे औसतन शुद्ध पढ़ाई। अच्छा, सुबह-शाम का कुछ किया? हाँ, वैसे जैसे मैंने सुबह 5 बजे उठ गया, हुँ। 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, थोड़ा रेस्ट हो गया, स्नान-वान हो गया, खाना हो गया, उसके बाद वापस पढ़ाई। थोड़ा बोर हो गए तो थोड़े सॉन्ग सुन लिए। मुझे म्यूज़िक का शौक है, तो मैं अच्छा। म्यूज़िक सुनता हूँ। जैसे भजन सुन लिए, पुराने गाने सुन लिए और करनी माता की चर्चा सुन ली। तो उससे क्या माइंड वापस रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद वापस लगे, थोड़ा रेस्ट हो गया। तो ऐसे करके टुकड़ों में बाँट के चलता है। ऐसे नहीं कंटिन्यू 6-7 घंटे पढ़ लो, ऐसा मैंने कभी पढ़ा नहीं है। 2 घंटे पढ़े, आधा घंटा रेस्ट किया, वापस 2 घंटे पढ़े, ऐसे करके। ठीक, बीएड करने वाले बच्चे कॉलेज नहीं जाते। तो आप कॉलेज जाते थे या नहीं, बीएड में कॉलेज जाता था। पूरी रेगुलर बीएड की? हाँ, रेगुलर मैंने हालाँकि वैसे नियम तो रेगुलर जाने का है, बट हाँ, बच्चे जाते नहीं हैं और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर से बीएड की थी, मैं रेगुलर गया था। हालाँकि वो 8-9 महीने की बीएड थी। हुँ। 2015 में उस समय चुनाव थे, तो बीएड मेरे एग्ज़ाम जल्दी हो गए। तो मैंने वो बीएड 2015 यहीं से की थी, लास्ट 1 साल वाली बीएड थी वो। अच्छा, उसके बाद तो 2 साल वाली बीएड हाँ, होगी। उसके बाद 2 साल वाली बीएड हो गई। हुँ। एक बच्चों की क्वेरी रहती है कि आपने इतनी जॉब प्राप्त कर ली है, कोई आपने किताबें प्रेफ़र की या ठीक है, जो सामने आई वही पढ़ ली? नहीं, वैसे नहीं है, मैं वैसे क्या करता हूँ कि जो कॉलेज में बुक्स लगती है, हुँ। वो बिल्कुल प्रामाणिक होती है। तो उन 4-5 कॉलेज की बुक्स डाउनलोड की, यूनिवर्सिटी की, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आप। उनसे मैंने खुद के नोट्स बनाए। वैसे मैंने किसी स्पेशल लेखक की किताब पढ़ी नहीं है। मैंने वो कॉलेज से बुक डाउनलोड करके उनसे खुद के नोट्स बनाए। अच्छा, स्पेशल राइटर कोई नहीं रहा आपका? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक किसी किताब पर भरोसा भी नहीं होता आजकल। हाँ। तो इसलिए मैंने 4-5 किताबें इकट्ठी की, दोस्तों के पास जो भी मिली वो ले आए, उससे नोट्स बना लिए, अपडेट कर लिया, उसको वापस दे दी। तो कम से कम 7-8 किताब से मैं नोट्स बनाता हूँ और उससे खुद पढ़ता हूँ। एक किताब पर भरोसा आज तक हुआ भी नहीं किसी पर। तो आप किसी राइटर को रिकमेंड करना चाहेंगे या? नहीं, वैसे मैं क्योंकि किसी स्पेशल किसी पढ़ी नहीं तो जी। मैं रिकमेंड कर भी नहीं सकता। सारी कॉलेज की किताबें पढ़ी और उससे पढ़ हाँ, कर के नोट्स आपने बनाए, उससे पढ़ा। एक बच्चे ये भी कहते हैं कि आपको कोचिंग करनी तो ज़रूरी है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपको एक गाइड करने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगर आपके पास गाइड करने वाला अच्छा शिक्षक है, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं और शुरुआत में पता भी नहीं होता पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो एक गाइड की ज़रूरत आपको होती है। अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप कोचिंग कर सकते हो एक बार। लेकिन बार-बार कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार कर ली, आपको पता चल गया कौन-सी चीज़ याद करनी है, कैसे याद करनी है, तो फिर मेन सेल्फ स्टडी है और सेल्फ स्टडी से ही आपका अध्ययन हो सकता है। आपको किसने गाइड किया? मेरे 2 शिक्षक थे, परिवार में ही हैं वो, घनश्याम दान बारट और राजेंद्र सिंह बारट। उन्होंने जब से मैं कॉलेज लाइफ में आया हमेशा से ही, हालाँकि खुद भी दोनों उस समय वरिष्ठ अध्यापक थे, अच्छी रैंक से। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐसे पढ़ना है और इस रास्ते पर चलना है तो इस तरह चलना है। यानी मुझे सही दिशा दिखाई और दिशा का बहुत
महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे मेहनत कितनी कर लो, अगर उसकी दिशा सही नहीं है ना, तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी उतना जल्दी नहीं मिल पाता है। तो उन दोनों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मुझ पर उन्होंने हमेशा ही भरोसा किया है और उसी भरोसे के कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? अब कहाँ तक जाना है आपको? नहीं, अभी मैंने सोचा नहीं, मेरा वैसे अंतिम लक्ष्य यही था, कॉलेज प्रोफेसर। आगे का अभी आगे देखेंगे, अभी तक फिलहाल कुछ नहीं। इतनी सारी जॉब आपने प्राप्त कर ली, तो आपके साथ वाले, घर वाले ये नहीं कहते आपको यूपीएससी करना चाहिए? नहीं, कहते तो बहुत है, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि तेरा उसमें भी हो जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था, शिक्षक लाइन में। परिवार में कौन-कौन है आपके? परिवार में पिताजी संसार में नहीं है, माताजी है, 4 भाई हैं, पत्नी, 1 बेटी है और 1 भतीजा और 1 भतीजी। भाई क्या करते हैं आपके? भाई खेती-बाड़ी का ही काम करते हैं। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी खेती का ही काम करते थे। आप भाइयों में सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? नहीं, 2 भाई मुझसे बड़े हैं, 1 छोटा है। बाकी सारे खेती-बाड़ी का काम करते हैं और आप खे पहले हो जो हाँ, राजकीय सेवा में। हाँ, बिल्कुल। आपने जब पढ़ाई शुरू की, ये जब बीएड किया या जो भी, तो उस समय किसी ने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, आप भी जा सकते थे हाँ, खेती-बाड़ी का बिल्कुल। काम करने? एक तो घर की परिस्थिति देखकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, हुँ। तो घरवालों को मुझ पर हमेशा से ही भरोसा रहा है कि ये पढ़ रहा है तो कुछ नाम रोशन करेगा और मुझसे उनकी अपेक्षाएँ भी बहुत थी, उम्मीदें भी थी। तो उनकी उम्मीदों को ध्यान रखते हुए हमेशा मैंने पढ़ाई की है और टारगेट यही रहा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और परिवार में जॉब लगने वाला पहला व्यक्ति बनूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी पढ़ाई की है। आपका बचपन कैसा बीता? बचपन में किसान परिवार से था, खेत से पढ़ने आता था और खेत से ही जो सारी स्कूलिंग है मैंने खेत से पैदल चल के देशनों गाता था। अच्छा, आपका परिवार ढाणी में रहता है? हाँ, खेत में ही रहता था। अभी तो गाँव में रहते हैं, हाँ। लेकिन उस समय खेत में थे, तो खेत से मैं पैदल आता था और वापस स्कूल पढ़ाई करके वापस खेत जाता था अकेला ही। कितना दूर है स्कूल से खेत? 4-5 किलोमीटर। रोजाना आप अप डाउन करते हाँ, रोज़ाना उस समय अप डाउन करता था, अकेला ही जाता और अकेला ही वापस आता था। थे? खेती का काम किया आपने? हाँ, बिल्कुल उस समय खेती का काम करते ही थे। हुँ। जब स्कूल टाइम में थे तो घर आके वापस खेत का काम ही करते थे। ऐसा हुआ कि ठीक है बाद में पढ़ लेना, पहले तो खेती का काम करवा दो, घरवालों नहीं, ने ऐसा कहा? घरवालों ने हमेशा ही सपोर्ट किया। वो मुझे कोई काम करने देते ही नहीं थे कि पहले पढ़ाई है और तेरी इच्छा है तो काम कर ले। वैसा कोई प्रेशर आज तक उन्होंने डाला ही नहीं कि पहले काम करो। हुँ। उनकी तरफ से मैं हमेशा फ्री रहा हूँ पढ़ाई के लिए। पत्नी आपकी पढ़ती है, होममेकर है? हाँ, अभी उन्होंने सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अभी तो गृहिणी है, हुँ। आगे वो तैयारी कर रही है। तैयारी कर रहे हैं अभी भी? हाँ, एजुकेशन लाइन में तैयारी कर रही है। हुँ। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने अभी एमए कंप्लीट किया है हिंदी हुँ, से, हुँ। तो अभी एजुकेशन लाइन में ही है वो, तो उसकी तैयारी कर रही है। अब तो उनका एम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का हो गया होगा? हाँ, बिल्कुल उनका भी है। वो भी एमए हिंदी में करी उन्होंने? हाँ, एमए हिंदी से की आप है। पढ़ा भी दो। हाँ, बिल्कुल। नया बच्चा है जिसने अभी-अभी 10वीं करी है और हुँ, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हुँ। तो वो क्या करे? उसके लिए तो जो हिंदी के अच्छे-अच्छे राइटर हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज़्यादा अंक पार है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है और नगेंद्र है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छी तरह से पढ़ें, उनको पढ़कर खुद के नोट्स बनाएँ और किसी एक अच्छे शिक्षक से मार्गदर्शन लें और उस दिशा में बढ़ते चलें। तो 4-5 साल की तैयारी में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा हो जाएगा और एक मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, तो आप आगे जाके आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर में सफल हो सकते हो। इन बिटवीन वो कोई दूसरी जॉब की ट्राई करे या नहीं करे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास चाहे हिंदी फर्स्ट ग्रेड हो, हिंदी सेकंड ग्रेड हो, सभी में ही आता है। ये तो अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर ली, तो बाकी की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो एग्ज़ाम तो आप ऐसे ही पास कर सकते हो। क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत विस्तृत और गहराई से आता है। तो इसकी तैयारी करने के बाद बाकी तैयारी करना शेष ही नहीं रह जाएगा। एक लोगों का ये भी कहना है कि शादी होने के बाद समय नहीं मिलता पढ़ने का और जब कोई आप एक दूसरी जॉब ज्वाइन कर ले तो तब तो बिल्कुल ही समय नहीं मिलता। हुँ, हुँ। तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे सामंजस्य बैठाया? मैनेज कैसे किया आपने? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक बार आप जॉब लग गए, जी। तो आपके अंदर की जो आग है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसको आपको जला के रखना पड़ेगा। आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, आपको एक ड्रीम बनाना होगा कि नहीं, मैं यहाँ रुकूँगा नहीं, मुझे आगे भी कुछ करना है। और परिवार के साथ-साथ टाइम निकालना मुश्किल है, जॉब भी लगे वो, परिवार भी है आपका, तो टाइम निकालना मुश्किल, लेकिन डेली के 4-5 घंटे आप अलग से तैयार रखो कि इसमें तो मुझे पढ़ना ही है। और इसमें परिवार वालों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इतना टाइम निकाल नहीं पाएँगे। तो उनका सहयोग भी है और आपके अंदर अगर आगे जाने की, तो परिवार भी सपोर्ट करते ही हैं। तो उससे आप 4-5 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए आपने
छुट्टियां ली विदाउट पे हुए? हाँ, अंतिम टाइम में विदाउट पे हुआ था। इससे पहले सर्दी की छुट्टियाँ, दीपावली की छुट्टियाँ लगभग 1 महीना वो आ गई जी। और लास्ट टाइम मैंने लगभग 1.5 महीना मैंने छुट्टियाँ ली थी स्कूल से। तो उस समय मैं लगभग 10 घंटे के आस-पास पढ़ाई करता था। तो रामचंद्र, आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।